बच्चों, अगर आपको भी लगता है कि क्लास 12 का केमिस्ट्री तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता, ये सोल्यूशन नाम का चैप्टर मुझे समझ नहीं आता, कहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, कहाँ पे प्रेशर घट रहा है, क्या कंसंट्रेशन, क्या सॉल्युबिलिटी, भाई मेरे तो दिमाग में आ ही नहीं रहा होता, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता है प्रेशर कम कैसे हो रहा है। तो अगर आपका भी बेटा ये प्रॉब्लम है तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो आप मिस ऑन नहीं कर सकते। तो आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर 3 डायमेंशन में ऐसे पढ़ाने वाली हूँ कि एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और ये चैप्टर में आपका नंबर कोई भी एग्जामिनर काट नहीं पाएगा। तो तैयार हो सॉल्यूशन को अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठाने के लिए और इस चैप्टर में पूरे नंबर मेरे साथ लाने के लिए। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस एरा 24/7 और मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ सबसे पहला चैप्टर आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री का। अब तक जो भी गलती आपकी 11th में हुई कोई बात नहीं, लेकिन 12th आपके हाथ में है और सारी चीजों को आप यहाँ से बदल सकते हो अगर आप यहाँ पे चीजों को सही तरीके से कर लेते हो। तो इस चैप्टर को मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाली हूँ कि इस सेक्शन और इस वीडियो के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहने वाला। और अगर आप मेरे साथ इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझने के लिए तैयार हो तो सेशन को जरूर लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर डाल के जाना कि क्या आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो थी सॉल्यूशंस के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, यस और नो। तो एक कमेंट जरूर डालिएगा, ठीक है। आइए तो सॉल्यूशंस की बेटा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना। तो सॉल्यूशंस हम बोलते हैं भाई, अब अगर मेरे पास दो चीजें हैं, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गए मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स अगर बन गए तो मिक्सचर्स मेरे दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आओ समझते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो बच्चों कुछ नए अंदाज में इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली बात, जब भी आप इस चैप्टर के अंदर घुसते हो तो बहुत ही क्लियरली आपको ये पता होता है कि हम इस चैप्टर में मिक्सचर्स की बात करते हैं और सॉल्यूशंस भी एक टाइप ऑफ मिक्सचर होता है। लेकिन मिक्सचर्स बच्चों दो टाइप के होते हैं जो आप पढ़ के आते हो, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है बहुत गौर से आप देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, और अगर मैं सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करूंगी तो आप देखोगे कि बिल्कुल अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा और हर जगह से ये सेम टेस्ट, सेम कंपोजिशन और सेम प्रॉपर्टीज रखेगा। लेकिन वहीं बच्चों अगर मैं सैंड को वाटर में डालूं, है ना, इफ आई पुट सैंड इन वाटर, तो सैंड इन वाटर जब आप डालोगे तो ये मिट्टी हो सकता है थोड़ी देर में नीचे बैठ जाए, जैसे कि आप देख भी रहे हो। तो यहां पे आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है आपके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। और सोल्यूशन की बच्चों वन वर्ड में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप उसे बोलते हो कि सोल्यूशन आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी और कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट योर मिक्सचर। अच्छा, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आप बोलते हो कि मैम सॉल्यूशंस को ना हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ना। पहला सिंपल तरीका ऑब्वियसली वही है कि आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइड कर लो कि मैम मेरे पास सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, कितने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स है उस बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ते हो। बाइनरी का मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, यानी कि टू कंपोनेंट सिस्टम को आप पढ़ते हो। लेकिन पेपर में बेटा जो सवाल आता है वो आता है दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन से, जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो उसको भी बहुत अच्छे से विजुलाइज करके समझते हैं कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस यहां से कैसे बन सकते हैं। अब देखो सिंपल भाषा में बोलूं तो मेरे पास तीन टाइप की स्टेट्स होती हैं, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो या मैं क्या कर सकती हूँ, गैस में गैस को डाल दूं, गैस में लिक्विड को डाल दूं, गैस में सॉलिड को डाल दूं, ऐसी लिक्विड में गैस को डाल दूं, लिक्विड में लिक्विड को डाल दूं, लिक्विड में सॉलिड को डाल दूं, सिमिलरली सॉलिड में भी तीनों डाल दूं। तो मेरे पास 9 टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं। तो आपको सारे के सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्लियर होने चाहिए। चलो उसको भी 3D में देखते हैं, ताकि एक बार पता है क्या होता है, जब हम लोग पिक्चर करते हैं, जब हम पिक्चर देखते हैं तो मुझे तुरंत सारी पिक्चर की स्टोरी याद होती है। लेकिन अगर मैं आपको वही बुक रीड करने को बोलूं तो आपको वो बहुत ही टाइम लग सकता है उस चीज को दिमाग में डालने के लिए। तो विजुलाइज करके समझेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आपको एक ऐसा वन शॉट मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है जो कि आपके सारे डाउट्स को इस चैप्टर के तुरंत बेटा कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं गैसियस सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। चलो सबसे पहले गैस इन गैस सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आप देखो, देख रहे हो यहाँ पे दो गैसेज है। इनफैक्ट गैस इन गैस सोल्यूशन एयर हो सकता है। तो आप देखो कितना बेहतरीन तरीके से डिसॉल्व हो रखा है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, या आप इसमें एयर का एग्जांपल भी डाल सकते हो। क्लियर है, गैस इन गैस बहुत सिंपल, बहुत क्लियर। लेकिन अब मैं आती हूँ लिक्विड पे, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिक्विड को गैस में डालूं,
है ना। तो लिक्विड को अगर मैं गैस में डालूं तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरे पास क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म को मैंने नाइट्रोजन में डाला, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है कि वाटर वेपर, वो भी आपके लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आपको तीनों इनफैक्ट 9 के 9 टाइप के सोल्यूशंस के याद रखने हैं। आओ सॉलिड इन गैस पे आती हूँ। अगर मैं सॉलिड इन गैस की बात करूँ तो आपने कैम्फर माने कपूर होता है ना, कपूर देखा है आपने, कपूर डायरेक्टली सब्लाइम करता है, वो सॉलिड स्टेट में सीधा गैस में जाता है। तो अगर कैम्फर को आप गैस में डाल दो, तो कैम्फर को अगर आप नाइट्रोजन में डाल दो, आप देख रहे हो कैम्फर के मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व हो रखे हैं, तो ये किसका एग्जांपल होगा, सॉलिड इन गैस का। बहुत बार बेटा ये पेपर में पूछा हुआ एग्जांपल है, ठीक है। आओ अब मैं आ जाती हूँ लिक्विड पे, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस तो लिक्विड में डाल रहे हैं, सबसे पहले लिक्विड में गैस को डाल रहे हैं। तो अगर मैं लिक्विड को गैस में डालूं तो ऑक्सीजन को वाटर पे डाल दिया, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं तो क्या कहते हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो जाती है ना, ये तो काफी कॉमन है। गैस को आपने लिक्विड में डाला, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है, आपने जो नॉर्मल पानी है उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, तो वो भी आपके लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल रहेगा। वहीं आ जाती हूँ मैं लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशंस पे, ठीक है। हमारे लिए जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिक्विड सोल्यूशंस ही हैं। हम पूरे चैप्टर में लिक्विड सोल्यूशंस को ही बच्चों पढ़ रहे होंगे। आओ लिक्विड इन लिक्विड में आइए। देखिए वाटर और इथेनॉल, बहुत बार आपने सुना होगा एल्कोहल इन वाटर, ये तो कभी नहीं भूलते हैं बच्चे, है ना। तो अगर मेरे पास इथेनॉल है, दिस इज एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, दिस इज वाटर के मॉलिक्यूल्स, दोनों को डिसॉल्व कर दिया, एक लिक्विड सोल्यूशन आप देख रहे हो बना हुआ है जिसमें आपके पास इथेनॉल और वाटर दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। याद ही रहेगा, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप एग्जांपल्स को याद कर सकते हो। अब मैं आ जाती हूँ सॉलिड इन लिक्विड पे। बहुत ही सिंपल है। देखो एक लिक्विड है, उसमें आपने ग्लूकोज डाल दिया, उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया, उसमें आपने शुगर डाल दिया, तो ये क्या है, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा आपका, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड का। सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विड सोल्यूशन है, इन्हीं को हम पढ़ रहे होंगे। आओ उसके बाद आएंगे बेटा लास्टली आपके सॉलिड सोल्यूशन, जहाँ पे सॉलिड आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले मैं गैस इन सॉलिड में बात करूं तो देखो आपने जब कैटलिस्ट, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन को निकल पे डालो, हाइड्रोजन को प्लैटिनम पे डालो, तो जो ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस गैस को ऑन किया तो हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस आपकी इस पैलेडियम पे जाके डिपॉजिट होती है, एब्जॉर्ब होती है। सो टेक्निकली यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम इज एन एग्जांपल, या हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम इज एन एग्जांपल ऑफ योर गैस इन सॉलिड का मिक्सचर, ठीक है। सिंपल देखा हुआ है, देख लोगे तो और दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आइए वहीं अगर मैं आ जाती हूँ लिक्विड इन सॉलिड पे। अच्छा ये पैलेडियम आप देखो तो पैलेडियम की आपको सरफेस पे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एक सेकेंड, पैलेडियम की सरफेस पे हम यहाँ पे देख पाएंगे कि गैस के मॉलिक्यूल जो है इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, राइट है। अच्छा अगर मैं वहीं पे आऊं लिक्विड इन सॉलिड पे, ठीक है, तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या रहेगा। अगर मैं लिक्विड इन सॉलिड पे जाऊं, दोबारा से इसे रिवैम्प करते हैं। लिक्विड इन सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल आपका रहेगा दैट इज गोइंग टू बी आपका मरकरी। मरकरी आपका एक लौता एक मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो मरकरी को आप सोडियम पे डाल दो, मरकरी को आप गोल्ड पे डाल दो, किसी भी आप मेटल के साथ मरकरी को मिक्स करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल। और लास्टली बेटा आएगा सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड में आप याद रखोगे अलॉयज। अलॉयज आपके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और दो सॉलिड से बनते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए चाहे मैं लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करूं चाहे मैं सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करूं, तो ये सारे मेरे पास एक 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है क्लासिफिकेशन को लेकर। तो आई होप सबको यहां तक ये बात क्लियर है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हम सॉल्यूशंस मेरे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर को मैं अगेन 2 बेसिस पर डिवाइड कर सकती हूँ। पहला हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें आपके बाइनरी सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट, तो वहां पे 9 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशंस होंगे जहां पे मेरे पास गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस है। 3 टाइप के सॉल्यूशन ऐसी लिक्विड सॉल्यूशंस है, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में, ठीक है। यहाँ पे हम इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशंस ही पढ़ते हैं। और फिर आएंगे बेटा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें आप सॉलिड में तीनों चीजों को डाल दोगे, ठीक है। तो यहां से आपका एक पहला टॉपिक जो क्लासिफिकेशन तक का है वो यहां से आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। आई होप सो यहां तक सभी को सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो आप देख के आए कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर से सिंपल आपका मतलब है वो सॉल्यूशन जिनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो थ्रू आउट, हर जगह से वो सेम दिखने चाहिए। ठीक है,
तो अगर मैं ये समझ गई हूँ कि सॉल्यूशंस मेरे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो अब इन सॉल्यूशंस को कैसे डिवाइड करें? तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो मेनली दो बेसिस पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर मैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे डिवाइड करूँ तो भाई मेरे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला कि उसमें दो कंपोनेंट हो तो बाइनरी, 3 हो, 4 हो, 5 हो। और हम इस चैप्टर में केवल कौन से सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं? हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, है ना। वी स्टडी बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी मतलब टू कंपोनेंट के सॉल्यूशंस, जिसमें आपका एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। और अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो आपको पता है कि मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब अगर मैं बोलूं तो सॉलिड में मैं तीनों चीज़ें डाल सकती हूँ, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ऐसे लिक्विड में तीनों चीज़ें डाल सकती हूँ, गैस, लिक्विड, सॉलिड। और ऐसे गैस में भी तीनों चीज़ें डाल सकती हूँ, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ से आपके कितने टाइप के मिक्सचर्स आते हैं? 9 टाइप के, जो आप अभी अभी देख कर आए हो, राइट। सो यू हैव स्टिल नाउ स्टडीड कि मेरे पास 9 टाइप के मिक्सचर्स है और दोनों को आप 9 के 9 टाइप के मिक्सचर्स को आप विजुअली भी देख के आए हो, तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि मेरे पास अलग अलग स्टेट्स को चेंज करके अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो? लिक्विड सॉल्यूशंस। लेकिन अगला सवाल ये है कि इन लिक्विड सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कैसे करो, है ना। मतलब कि तुमने कितना सॉल्यूट लिया, कितने सॉल्वेंट में लिया, कैसे आप बता सकते हो? मैंने 1 ग्लास लिया पानी, उसमें चीनी डाली, मैंने 1 कटोरी पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली। भाई क्या इस चीज को लिखने का तरीका हो सकता है? कितनी चीज में क्या कितना है, वो लिखने का तरीका क्या हो सकता है? उसको आप क्या बोल सकते हो? उसको बोलते हो कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन एक बार मैं आपको विजुअली दिखाती हूँ। तो बच्चों, सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसके बाद ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक सोल्यूशन बना रहे हो तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करो। मतलब आपने फॉर एग्जांपल एक सॉल्वेंट लिया और उसमें आपने सॉल्यूट डाला, तो आप उसे कैसे बताओगे कि मैंने कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में या कितने सोल्यूशन में डाला? तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज करते हो उसको बोलते हो कंसंट्रेशन। आपने सुना भी होगा कंसंट्रेशन। आप लोग सोचते हो कि मैम ये तो हो नहीं पाती है, लग नहीं पाती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन सोल्यूशन के टर्म में बात करूं तो ये आपको सिंपली बताता है कि आपके सॉल्वेंट में जिसकी फिक्स अमाउंट है उसमें कितना सॉल्यूट डाला है। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जितना भी है वो सब आपको कंसंट्रेशन कहलाता है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स के अलग अलग फॉर्मूले जाने से पहले आप फिजिकली और आप विजुअली ये देखो कि कंसंट्रेशन से कैसे आप अपने डिफरेंट सॉल्यूशंस को बना सकते हो और रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने KMnO4 का सॉल्यूशन लिया और मैंने KMnO4 के सॉल्यूशन को 4 बीकर्स में डाला, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डाला, थोड़ा सा ज्यादा फिर यहाँ डाला, थोड़ा सा उससे ज्यादा मैंने यहाँ डाला, और अगर मैं लास्ट कंटेनर की बात करूँ तो यहाँ मैंने काफी ज्यादा डाल दिया। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कम मात्रा है आपके सॉल्यूट की और यहाँ पे ज्यादा है। तो जहाँ पे कम मात्रा होती है उसको आप एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हो, और जहाँ पे ज्यादा मात्रा होती है उसको आप एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हो। तो डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड या डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आप एक सॉल्वेंट में डाल रहे हो उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो आइए कंसंट्रेशन टर्म्स के डिफरेंट फॉर्मूलेस को समझ लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन यहां से आपको घुमा के आए तो आप लोगों को सारी कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। अब आप लोगों ने देखा कि कैसे आप एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा सॉल्यूट की मात्रा होगी उतना ज्यादा आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड कहलाएगा। तो इसी टर्म को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला देखेंगे कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आपने कितना सॉल्यूट डाला है अपने सॉल्यूशन के अंदर, उसी को आप क्या बोल देते हो? कंसंट्रेशन। और इसको रिप्रेजेंट करने की मेरे पास वेरियस यूनिट्स होती हैं, ठीक है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, आपको इन सबके फॉर्मूले आने चाहिए। तो जल्दी से एक बार इन सभी के फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? इसको आप ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो इसको W/W% ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, या जिसका भी आप मास परसेंटेज ले रहे हो, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100,
ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, मास परसेंटेज। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। डेफिनेशन बोलूं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 60% W/W सोल्यूशन है, इसका मतलब मेरे पास 60 ग्राम सोल्यूट है, किसमें, 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो मतलब कि सॉल्वेंट कितना होगा बेटा, 40 ग्राम सॉल्वेंट है। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ से मिल गया, किससे, मास परसेंटेज से। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को। अच्छा, मास की जगह अगर मैं वॉल्यूम में लिखना चाहूँ तो उसे वॉल्यूम परसेंटेज बोल देंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। सिमिलरली इसका भी मतलब यही है कि कितना सोल्यूट आपका ml में प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। अगर 70% V/V सोल्यूशन है, इसका मतलब 70 ml आपका सोल्यूट है, किसमें, 100 ml सोल्यूशन में। ठीक है, और यहाँ से आपका सॉल्वेंट कितना है, 30 ml आपका हो गया सॉल्वेंट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अगेन वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना चाहते हो, कितनी वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम डाला, तो आप उसे वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हो। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या है, आप ऊपर तो लेते हो मास ऑफ सोल्यूट और नीचे लेते हो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मतलब अगर आपको दिया है 40% W/V सोल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 40 ग्राम सोल्यूट को किस में डाला, 100 ml आपके सोल्यूशन में लगा। ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती। क्लियर है, तो मतलब मैं मास के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ सोल्यूशन को, वॉल्यूम के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और मास और वॉल्यूम दोनों के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक बात। अच्छा, मोल फ्रैक्शन पढ़ते ही आ रहे हो आप। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसमें आप मोल्स की बात करो। अगर एक कंपोनेंट A है और एक कंपोनेंट B है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस Nb। और मोल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाहे कितनी ही मोल फ्रैक्शंस हो, उनका सम हमेशा 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस भी होता है क्योंकि दोनों साइड मोल्स मोल्स ही हैं। तो आप इसे बोलते हो इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको मोल फ्रैक्शन बोल देंगे। अब अगर मैं मोलैरिटी पे जाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोलैरिटी इज सिंपल, कैपिटल M से शो कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर B में, B मतलब सोल्यूट है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास दो कंपोनेंट A और B है और B में हमेशा सोल्यूट लेके चल रही, ठीक है, तो N मतलब दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, वॉल्यूम अगर ml में दे दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज मोलैरिटी। इसका यूनिट क्या होगा, मोल्स पर लीटर या फिर मोल्स लीटर इनवर्स। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर आपका वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो वॉल्यूम और मोलैरिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आपने बेटा टेम्परेचर को बढ़ाया तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दिस इज योर मोलैरिटी। अब अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, तो इसे स्मॉल m से शो करते हो। उसमें नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया था, इसमें मास से डिवाइड करते हो। ठीक है, सो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना, सॉल्वेंट का वेट लेंगे kg के अंदर। अच्छा, अगर इसे ग्राम में लिखना चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला WB/MB, और अगर आपने इसे ग्राम्स में लिख लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स kg इनवर्स। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, अब यहाँ पे तो कोई वॉल्यूम है नहीं, तो आप क्या बोलोगे, ये होगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो क्या आपको सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर हुई बच्चों,
क्या आप लोग को सारे फॉर्मूलेस क्लियर हैं? ठीक है, देखो वैसे तो न्यूमेरिकल डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन टर्म से नहीं आता, इसका एप्लीकेशन आपके फर्दर न्यूमेरिकल्स में होता है, लेकिन आपको सारे फॉर्मूलेस और मतलब क्लियर होना चाहिए ताकि इससे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सको। ठीक है, तो चाहे मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मोलारिटी है, बस नॉर्मेलिटी अगर मैं कर दूं तो नॉर्मेलिटी जनरली आप लोग एसिड या बेसिस के लिए करते हो, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आप n से मल्टीप्लाई करते हो, जहाँ पे n क्या होता है नॉर्मेलिटी में, अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूँ तो नॉर्मेलिटी में n से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो दिस इज m इंटू एन इज n। तो नॉर्मेलिटी में जो n होता है उसको आप n फैक्टर बोलते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसिड्स की बात करूँ तो एसिड में नंबर ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू n, बेसिस में नंबर ऑफ OH नेगेटिव इज n। फॉर एग्जाम्पल HCl के लिए n क्या होगा 1, H2SO4 के लिए n क्या होगा 2, है ना, NaOH के लिए n क्या होगा 1, है ना। फॉर एग्जाम्पल BaOH2 के लिए n कितना होगा 2, है ना। तो जितना H है जितना OH वो आपका n होगा। तो बाय चांस वैसे तो नॉर्मेलिटी एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं डाला हुआ, बट अगेन अगर आ जाए तो बस आपको n से इस पूरी यूनिट को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब आप लोग समझोगे कि मैम ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि सॉल्युबिलिटी क्या है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी लगभग एक जैसी ही बातें होती हैं। कंसंट्रेशन में भी आप सल्यूट की मात्रा काउंट करके बता रहे हो तो सोल्यूशन में कितना है, सॉल्युबिलिटी में भी यही बताते हो, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सॉल्युबिलिटी में मैक्सिमम अमाउंट की बात करी जाती है। समझ नहीं आया? आओ इसको एक बार विजुअली देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या मैम सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन तो हम समझ गए कि कंसंट्रेशन मैम वो होता है कि अगर मैं किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सोल्यूशन में एक नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डाल रही हूँ तो आप उसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कह सकते हो। लेकिन बच्चों के मन में एक बहुत ही ज़्यादा डाउट जो चीज़ देती है वो ये है कि मैम सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन में क्या कोई डिफरेंस होता है या दोनों सेम ही बातें? क्योंकि दोनों को आप मोलालिटी या मोलारिटी या दोनों को ही आप नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट के नाम से ही जानते हो, लेकिन दोनों में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस ये है कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है बेटा वो आपकी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आप एक लिक्विड सॉल्यूशन में डाल सकते हो, उसको आप क्या बोल सकते हो? आपका सॉल्युबिलिटी बोलते हो। ठीक है, अब ये सॉल्युबिलिटी अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं बोलूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट यू नीड टू मेक अ सोल्यूशन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर आप एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्लास पानी का लिया, उसमें मैंने 4 चम्मच चीनी डाली, अभी भी डिसॉल्व हो रहा है, 5 डाली डिसॉल्व हो रहा है, 6 डाली डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन 10 के बाद अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो 10 चम्मच चीनी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप सॉल्युबिलिटी कहते हो। अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे वेरी करती है। देखो मेनली जो ये सॉल्युबिलिटी है इसे आप जब कैलकुलेट कर रहे हो या जब आप निकाल रहे हो किसी भी सोल्यूशन के लिए तो आप टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करते हो, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर को बदलने से आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। स्पेसिफिकली अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन या लिक्विड में अगर मैं गैस डाल रही हूँ तो 2 टाइप के सोल्यूशंस की बात करूँ तो दोनों की सॉल्युबिलिटी के वेरिएशन से रिलेटेड आपका पेपर में सवाल आता है। सबसे इंपॉर्टेंट आप इमेजिन करो, सॉलिड इन लिक्विड की मैं बात करूँ तो मैं एक पानी ले रही हूँ, पानी में मैंने चीनी डाला, नमक डाला, और अगर मैं गैस इन लिक्विड की बात करूँ तो मैं पानी ले रही हूँ, उसमें गैस डाल रही हूँ, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक। तो सबसे पहले हम सॉलिड इन लिक्विड समझने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी आपकी कैसे वेरी कर सकती है। पहली बार टेम्परेचर पे जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ वो कैसे वेरी करेगा। तो मेरे पास एक बीकर है, मैंने इसमें फॉर एग्जाम्पल पानी डाला कि मैं एक लिक्विड ले ली हूँ और लिक्विड में मैं अलग अलग सल्यूट डाल के देख रही हूँ। अब सल्यूट का नेचर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक होता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल NaCl लिया है, मैंने CaOH2 लिया और मैंने नेफ्थलीन लिया है। अच्छा एक बात और, ये जो डिसॉल्व करने का प्रोसेस है 2 तरीके से हो सकता है। पहला प्रोसेस हो सकता है एंडोथर्मिक, दूसरा हो सकता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस आपको पता है कैसा प्रोसेस जिसको आप हीट देते हो तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है जो हीट रिलीज करता है। तो हम अगर नॉर्मली सॉल्युबिलिटी की बात करें, आप बहुत ही कॉमन सेंस में पकड़ो, तो आप अगर पानी ले रहे हो और पानी को गर्म कर रहे हो और गर्म पानी में आप नमक डाल रहे हो तो आपको पता है कि आप इजीली उसे डिसॉल्व करवा पाओगे, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे बोलोगे कि ये जो प्रोसेस है ये
एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको आप हीट दे रहे हो और एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। आओ देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की बात करूँ तो आप ग्राफ भी देखो, NaCl जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, मैंने 1 चम्मच NaCl का डाला तो ये आपका डिसॉल्व हो गया, अभी तक ये एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ाया, ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ाया और मैंने फिर थोड़ा सा और NaCl डाला तो अभी भी ये आपका डिसॉल्व हो गया, मतलब पहले भी डिसॉल्व हो रहा था और अब भी डिसॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब ये मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो चुका है। लेकिन अब अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा बेटा और बढ़ा दूं, है ना, अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा दूं और मैं फिर से इसमें NaCl को डालूं तो यहां पर आप देखोगे कि ये आपका अभी भी डिसॉल्व हो रहा होगा और फाइनली आपका एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है किसकी, आपके एक सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी एक ऐसे प्रोसेस के लिए जो एक एंडोथर्मिक होगा, मतलब हीट देने से अगर आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ऐसा सॉल्यूट ले लूं जिसका डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, COH2 को लेती हूं मैं, CaOH2 की अगर मैं बात करूं तो मैंने फॉर एग्जांपल इसको डिसॉल्व करवाया, अभी ये आपका फिलहाल डिसॉल्व हो चुका है, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूं, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है आपने, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ये हीट रिलीज कर रहा है, जितना आप इसमें डाल रहे हो उतना वो हीट रिलीज कर रहा है, तो अब इसने दूसरी बार में यहाँ पे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को बना दिया। और अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जाके नीचे बैठ जाएगा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना। तो याद रखना है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है सॉलिड इन लिक्विड के लिए, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। वहीं अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूट ले लूं जैसे नेफ्थलीन है, अब नेफ्थलीन को अगर मैं डालूंगी तो नेफ्थलीन तो इसमें डिसॉल्व ही नहीं होता, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फिनोमेना है वो है लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। नेफ्थलीन आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है नहीं, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ा भी लो, आप दूसरी बॉल इसकी डालो टेम्परेचर को बढ़ा के, लेकिन वो भी डिसॉल्व नहीं होगी, वो भी नीचे बैठ जाएगी। चाहे आप कितना ही बेटा टेम्परेचर को बढ़ा लो, चाहे आप कितना ही टेम्परेचर को बढ़ा लो, वहां पे आप देखोगे कि ये आपका डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से आप क्या समझे हो, आप यहाँ से समझे हो पहली बात मैम सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आपके एक लिक्विड सोल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हो एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, उसको आप सॉल्युबिलिटी बोलते हो। अब ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बदलती है। सबसे पहले अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात करूं तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने का प्रोसेस या तो एंडोथर्मिक हो सकता है या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है। एंडोथर्मिक की अगर मैं बात करूं तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल शिकंजी बना रही हूं तो मैं ठंडे पानी में चीनी को मिला रही हूं, और मैं चाय बना रही हूं तो मैं गर्म पानी में चाय को मिला रही हूं, तो गर्म पानी में इजीली डिसॉल्व होता है। यानी कि अगर आप गर्म पानी मतलब हीट दे रहे हो तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, याद रखोगे। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है, उल्टा है। तो आप एंडो याद करोगे तो एक्सो ऑलरेडी याद होगा। अब अगर आप सोचो कि प्रेशर का क्या कोई असर होगा, अगर मैं इसी सोल्यूशन में प्रेशर को बढ़ाती जाऊं तो क्या मैं और सॉलिड सोल्यूट को डिसॉल्व करती हूं, उसका जवाब होगा नहीं, आप इसको और डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर का कोई असर नहीं होता सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर, क्योंकि प्रेशर अगर आप लगाओगे तो ये सॉलिड्स होते हैं रिजिड, इनकम्प्रेसिबल, ये लिक्विफाइड नहीं होंगे, तो प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल बात है। सॉलिड इन लिक्विड आई होप सो क्लियर है। अब मैं आ रही हूं लिक्विड में गैस को डाल रहे हैं, है ना, बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप याद रख सकते हो कोल्ड ड्रिंक का, है ना। कोल्ड ड्रिंक कैसी पीते हो आप, ठंडी पीते हो गर्म पीते हो, एवरीबॉडी नोस चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी फिज वाली जो फीलिंग होती है वो आपको एक अच्छी फीलिंग देती है और आपको कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल जाएगी तो आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले मैं टेम्परेचर की बात करना चाहूंगी। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, अब मैंने जैसे कि बोला ठंडी नहीं पीते हो, है ना, ठंडी पीते हो गर्म नहीं पीते हो, तो मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर तो कहीं ना कहीं कम रखोगे तभी आपकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये गैस है, ठीक है, इस गैस को इस बीकर में लिक्विड में मैंने रिलीज करा, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर से इसको क्या करते हैं पहले प्रेशर देख लेते हैं, चलो प्रेशर को इंक्रीज करा, तो आपको ये तो पता ही है कि देखो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे
जैसे से आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे लिक्विड में आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, प्रेशर को बढ़ाने से नीचे आने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसी को, क्योंकि गैसेस लिक्विफाई हो रही होती है, लिक्विफाई होती है तो नीचे जाती है, नीचे जाती है तो आपके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ, है ना, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो ये मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपके बेटा कम हो रहे हैं। गैस में आप देख रहे हो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम होते चले जा रहे हैं। तो क्या आप ये समझ रहे हो कि जितना आप हीट करोगे बेटा सारे मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी कम होती चली जाएगी। तो टेम्परेचर का फंडा तो क्लियर है कि जितना कम टेम्परेचर रखोगे उतना ज्यादा वो आपका डिसॉल्व होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप रखोगे उतना वो कम डिसॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जो प्रोसेस है दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अगर मैं प्रेशर की बात करूं, है ना, अच्छा प्रेशर से क्यों सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है? क्योंकि देखो गैसेस होती है लिक्विफाइबल, गैस पे प्रेशर लगाते हो तो लिक्विफाई हो सकती है, और अगर लिक्विफाई हो जाएगी तो लिक्विड लिक्विड जैसी हो जाएगी, और लिक्विड लिक्विड जैसी हो जाएगी तो डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये जो गैस है ना, ये जो गैस है इसमें डाली मैंने, ठीक है, तो गैस आ गई अभी गैसियस फेज में, ये नीचे लिक्विड है ऊपर गैस फेज है। अब अगर मैंने ये ओपन कर दिया, इसको मिक्स करना स्टार्ट किया, और अगर मैंने प्रेशर से पिस्टन दबा रही हूँ तो देखो नीचे मॉलिक्यूल आ रहे हैं, नीचे मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और यहाँ से आपका जो सॉल्युबिलिटी है मतलब लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स आने स्टार्ट हुए। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा नीचे जाएगा, जितना ज़्यादा बेटा प्रेशर लगाओगे, है ना, मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ, दब रहा है ना अंदर, जितना प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा वो लिक्विड फेज में आता चला जाएगा। ऑल्सो आप ग्राफ भी देखो, प्रेशर जितना ज़्यादा उतना सॉल्युबिलिटी आप मोल फ्रैक्शन से शो करते हो। प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, जितना दबाओगे ऊपर से उतना नीचे जाता जाएगा, उतना ज्यादा इसमें सॉल्युबिलिटी होती चली जाएगी। तो एक बात तो समझ में आ गई यहाँ से। पहली बात मैम, टेम्परेचर तो रखना पड़ेगा कम अगर गैस को डिसॉल्व करवाना है, और प्रेशर रखना होगा ज्यादा अगर गैस को डिसॉल्व करवाना है एक लिक्विड सोल्यूशन के अंदर। और इसी को बेटा बोल देते हो आप हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो है वो यही है, हेनरी लॉ यही कहती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट अबव इट। जितना प्रेशर ऊपर लगेगा उतना ये आपका डिसॉल्व होता चला जाएगा। तो रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ भी आपके सामने है। अब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फॉर्मूला बन जाता है P = KH x से KH, जहां पे हेनरी कांस्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला एक बार समझेंगे, उससे पहले मैं एक बार आपके इसके एप्लीकेशंस भी आपको समझा देती हूँ ताकि तुरंत विजुअली आपके दिमाग में ये आ जाए। ठीक है, तो देखो दो मेन एप्लीकेशन है। पहला होता है जब आप अंडर वाटर जाते हो। ठीक है, अंडर वाटर क्या होता है, अर्थ के नीचे जो होता है ना प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, एक स्कूबा डाइवर अगर अंडर वाटर गया तो नीचे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। तो नीचे अगर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, अब देखो अगर ये नीचे जा रहा है तो इसकी देखो ब्लड वेसल में जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो ज्यादा डिसॉल्व होंगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो गैस ज्यादा आ जाएगी। तो इसके ब्लड में क्या आ जाता है, नाइट्रोजन गैस आ जाती है जैसे से ये अंदर जाता है। ठीक है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा तो गैसेस का डिसॉल्व ज्यादा हो गया, या नाइट्रोजन गैसेस के ब्लड में ज्यादा आ गई। अब अगर ये, है ना, क्योंकि डिसोल्यूशन हो गया यहाँ पे, अब अगर ये ऊपर आए, ठीक है, अगर ये ऊपर आए तो यही गैस रिलीज हो जाएगी, क्योंकि भाई ऊपर अब प्रेशर, नीचे तो प्रेशर ज्यादा था तो गैस आ गई, ऊपर गया तो प्रेशर कम हुआ तो गैस निकल गई। अब जब ये गैस निकलती है नाइट्रोजन गैस, तो इसको क्या कर देती है, इसकी ब्लड कैपिलरीज को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है तो इसको एक बहुत ही पेनफुल सी मेडिकल कंडीशन होती है जिसको आप क्या बोलते हो, बेंड्स। क्या हो जाता है, बेंड्स। तो बेंड से, है ना, बेंड्स हो जाता है इसका ऊपर जब ये आता है, बेंड्स एक आपका पेनफुल कंडीशन है, विच इज बिकॉज इसकी जो ब्लड कैपिलरीज है नाइट्रोजन गैस के रिलीज होने की वजह से ब्लॉक हो जाती है। तो पेपर में सवाल आता है बेंड्स क्या होता है, या फिर आपसे पूछेगा इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप इसके टैंक में हीलियम गैस को डाल देते हैं, क्योंकि हीलियम गैस की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम, क्योंकि उसका हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से हीलियम गैस को इसके टैंक में डाल देते हैं ताकि इस मेडिकल कंडीशन को ये अवॉइड कर सके। तो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ योर हेनरीज लॉ कि एक स्कूबा डाइवर को बेंड्स नाम का मेडिकल कंडीशन होता है जब वो अंडर वाटर से ऊपर आता है। क्यों होता है, क्योंकि जब वो ऊपर आता है तो प्रेशर कम होता है तो नाइट्रोजन गैस उसके ब्लड से रिलीज होती है, जिससे उसे बेंड्स नाम की कंडीशन होती है। और इसको अवॉइड करने के लिए इसके टैंक में हीलियम गैस को डाल दिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं एक और कंडीशन की बात करूं, एक और एप्लीकेशन की बात करूं, वो है
पहाड़ों पे जाना। अब जब आप ऊंची पहाड़ों पे जाते हो तो क्या होता है बेटा, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। देखो अर्थ के नीचे ज्यादा, अर्थ के ऊपर कम, तो ऊपर जा रहा है प्रेशर कम हो रहा है, तो उसके ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, देखो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी क्योंकि ऊपर जा रहा है, गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, और जब ऐसा होगा तो इसके ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाएंगे और यहां से इसको एक कंडीशन होगा जिसका नाम है एनॉक्सिया। तो पेपर में सवाल आता है एनॉक्सिया क्यों होता है, तो एनॉक्सिया जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो प्रेशर कम होता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और आपको एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसका नाम होता है एनॉक्सिया। क्लियर है, जिसका क्या नाम होता है, एनॉक्सिया। तो दोनों ही आपके एप्लीकेशन है, और एक एप्लीकेशन कोल्ड ड्रिंक वाला भी कह सकते हो जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को टाइटली बंद करते हो ताकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 को आप डिसॉल्व करवा सको। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया है कि सॉल्युबिलिटी का क्या कंसेप्ट है। सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कहते हैं। सॉल्युबिलिटी आपकी सॉलिड इन लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और एक्सोथर्मिक के लिए घटेगी। प्रेशर का सॉलिड पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के लिए टेम्परेचर कम रखना है, प्रेशर ज्यादा रखना है, और प्रेशर ज्यादा रखोगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। उसी को हेनरी लॉ बोलते हैं। हेनरी लॉ के दो एप्लीकेशन आपने देख लिए विजुअली भी, जिसको आप बेंड्स और एनॉक्सिया कह सकते हो। आई होप आपके दिमाग में ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं जहां पे हम समझेंगे इसी को एक बार फैक्चुअली कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट जो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे डाल सकते हो उसको आप सॉल्युबिलिटी बोलते हो। और सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, यू सॉ कि एक तो पार्टिकल का टाइप नेचर क्या है और प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और अगर मैं समरी करना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन के लिए, तो मैं ये बोल सकती हूँ जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी कि एक अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, है ना। ये हम लोगों ने NaCl और BOH2 के लिए देखा। और प्रेशर के लिए मैंने आपको बोला कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिजिड और इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, डन है। और अगर मैं गैस के लिए भी समरी करना चाहूँ तो अभी हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आपकी हमेशा डिक्रीज होती है गैसेस के लिए, और प्रेशर बढ़ाने से हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है आपकी गैसेस के लिए। और इसी को आपने हेनरी लॉ बोला, जो कि आप अभी अभी देख कर आए हो, है ना। तो आपने हेनरी लॉ में क्या देखा था, आपने देखा कि हेनरी लॉ ने सिंपली ये बात बोली कि अगर आप किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करवाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा, उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो अगर गैस A है तो गैस का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। प्रेशर किस में था, हमने देखा था वेपर फेज में था, है ना, और सॉल्युबिलिटी किस में थी, लिक्विड फेज में थी। तो अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट लाऊं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है KH विच इज नोन एज योर हेनरी कांस्टेंट। क्या हो गया आपका ये हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये हेनरी कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, सबसे पहले कंसंट्रेशन को देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो PA इक्वल्स टू KHXA है, तो यहां से आप बोल सकते हो PA/XA इज इक्वल्स टू KH। तो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो XA और KH क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या आप ये बोल सकते हो? तो आप क्या ये बोल सकते हो कि अगर आपको KH को बढ़ाना है तो सॉल्युबिलिटी को घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक बात। तो अगर कोई गैस है जिसका KH बहुत बड़ा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। मैंने आपको बताया किसके लिए, हीलियम गैस के लिए। तो आपको जो NCERT में टेबल भी दिया है, अगर आप यहाँ पे हीलियम गैस को देखोगे बच्चों, तो हीलियम गैस का KH सबसे ज्यादा होता है। और अगर हीलियम गैस का KH सबसे ज्यादा है तो हीलियम गैस की क्या है, सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। और इसीलिए आपने इसको कहाँ पे यूज किया था, बेंड्स में यूज किया था। समझ में आया, रीजनिंग भी आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी। और वहीं अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो एक बात आपको क्लियर ही होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपका KH जो है इंक्रीज हो रहा।
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होता है। तो दोनों फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। बात करूँ एप्लीकेशंस की, तो जैसे मैंने आप लोग को दिखाया, तो पहला एप्लीकेशन आपको क्लियर ही हो गया होगा देख के भी कि यार कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को हाई प्रेशर पे सील करते हैं ताकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस आप डिसॉल्व करवा सको, ताकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 आपकी डिसॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसलिए आप उसे हाई प्रेशर पे सील करते हो। दूसरा भी मैंने आपको दिखाया था, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, तो स्कूबा डाइवर्स को एक मेडिकल कंडीशन होता है बेंड्स, जब बेंड्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। जब प्रेशर कम होता है तो वहाँ पे उनकी ब्लड में कौन सी गैस रिलीज होती है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होने की वजह से उनको एक पेनफुल कंडीशन हो जाता है बेंड्स। ठीक है, और इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या यूज करते हो, हीलियम को यूज करते हो, है ना। ये परसेंटेज भी याद रखोगे, 11.7% आप हीलियम उनके टैंक्स में डाल देते हो। क्यों डाल रहे हो हीलियम, ये भी बता दिया, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी लीस्ट होती है। क्लियर है बेटा, सॉल्युबिलिटी इसकी लीस्ट पाई जाती है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, माउंटेन क्लाइंबर्स की, तो ये भी हमने देखा कि जब वो ऊपर जाते हैं तो उन्हें क्या होता है, एक कंडीशन होता है जिसका नाम होता है एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया क्यों होता है, अगेन लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो क्या आपको हेनरी लॉ के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, फॉर्मूला विद एप्लीकेशन एंड हेनरी कांस्टेंट। तो आपको यहाँ से P = KHX से याद रखना है। क्यों है ये आपको समझ में आ गया, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैसेस लिक्विफाई होगी, डिसॉल्व होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कांस्टेंट है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है सॉल्युबिलिटी को घटाने से, प्रेशर को बढ़ाने से। एप्लीकेशंस क्लियर हैं, एक तो कोल्ड ड्रिंक का है, एक स्कूबा डाइवर का है और एक एनॉक्सिया का है। ये सारी बातें समझ में आ गई, तो बढ़ जाते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, विच इज योर रॉल्ट लॉ। तो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन समझने के बाद बच्चों बारी हुई है सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक की, वो है रॉल्ट लॉ, जो कि बच्चों को लगता है कि मैम बहुत सारे फॉर्मूले समझ ही नहीं आता कि कौन सी टर्म क्या बताती है, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है अगर आप इसे तसल्ली में समझे। तो आइए इसको तसल्ली में समझते हैं। अगर मैं रॉल्ट लॉ की बात करूँ, जो कि आपकी सेकेंड लॉ है इस चैप्टर की, वो डिपेंड करता है वो किसके लिए लगता है, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दो लिक्विड्स लिए, एक लिक्विड मैंने लिया A, है ना, जिसको मैंने बोला A, एक लिक्विड लिया B और दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब लिक्विड भी वॉलेटाइल है, तो अगर A लिक्विड है तो इसका कुछ प्रेशर है जिसको आपने बोला P0A, नॉट का मतलब प्योर, क्योंकि A ही है तो प्योर A का प्रेशर है। ऐसे ही B के लिए प्योर B का प्रेशर है P0B। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि A और B का मिक्सचर है तो वो प्योर नहीं बचा, तो A के प्रेशर को आपने PA बोला और B के प्रेशर को आपने PB बोला। अच्छा, रॉल्ट लॉ क्या कहता है, रॉल्ट लॉ ये बोलता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी सॉल्युबिलिटी के, जो हेनरी लॉ ने ही बोला था, और जो प्रेशर B का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी सॉल्युबिलिटी के, ये भी बात इसने बोली है ना। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, तो इसने आपको ये बात बोली कि जो प्रेशर ऑफ A है ना, जो प्रेशर ऑफ A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी सॉल्युबिलिटी के, और जो प्रेशर ऑफ B है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी सॉल्युबिलिटी के। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट डालना पड़ेगा। अब कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो KH तो नहीं यूज कर सकती क्योंकि तो गैस के लिए था, लेकिन A के लिए प्रेशर फिक्स है और B के लिए प्रेशर फिक्स है, तो क्या मैं इसे कांस्टेंट के तौर पे यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ PA = P0AXA और PB = P0BXB। तो मैंने ये तो निकाल लिया कि A और B का प्रेशर क्या है इस मिक्सचर के अंदर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर क्या है, तो टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो डेल्टन लॉ कहता है कि किसी भी मिक्सचर के लिए गैसियस, उसके जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रेशर हो गया A का और प्रेशर हो गया B का, तो इनके प्रेशर के सम के बराबर है। क्या मैं ये ऐसा बोल सकती हूँ, और अगर मैं ऐसा बोल सकती हूँ तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि PT = PA + PB है, और PA था P0AXA और P0BXB। तो यानी कि अच्छा मैं XB के टर्म्स में, क्योंकि B मेरा क्या है, सल्यूट है, B के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A को मैं 1 - XB लिख सकती हूँ और ये P0BXB ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P0A - P0AXB प्लस P0BXB। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं तो P0A अगर मैं ऐसे ही रखूं और अगर मैं XB को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा P0B - P0A।
तो ये आपको पीटी का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या मेरे को यहाँ से तीनों फॉर्मूले मिल गए? अगर मेरे पास एक मिक्सचर था, है ना, इफ आई हैड अ मिक्सचर, तो मेरे पास एक मिक्सचर ए है और बी है, तो ए का प्रेशर पी ए हुआ, बी का प्रेशर पी बी हुआ, और इस मिक्सचर का प्रेशर पीटी हुआ। तो मैंने पीटी भी निकाल लिया, पीए भी निकाल लिया और पीबी भी निकाल लिया। तो आपका जो न्यूमेरिकल होगा उसमें या तो तुमसे ए पूछ सकता है, या तो बी पूछ सकता है, या पीटी पूछ सकता है। तो अगर मैं सारे फॉर्मूले एक साथ बोलूं तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि पहला फॉर्मूला है पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, दूसरा फॉर्मूला पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, और तीसरा फॉर्मूला पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। पर ये बात तो यहाँ पे मुझे समझ में आई कि एक्स और एक्स बी मेरी लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन है। मतलब अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये मिक्सचर था, तो मिक्सचर में लिक्विड फेज में ए और बी कैसा है, कितनी मात्रा में है, कितना ए ज़्यादा है या बी ज़्यादा है, वो मुझे एक्स एक्स बी बता रही। लेकिन ऊपर भी तो दोनों ही है, जैसे नीचे दोनों है वैसे ऊपर भी दोनों है, तो वेपर फेज में भी तो इनका कुछ कॉम्पोजिशन होगा। अगर वो निकलवाने को बोले तो यार वो भी मोल फ्रैक्शन में लिख सकते हो, लेकिन अब मैं उसे एक्स से शो नहीं कर सकती क्योंकि दोनों बात सेम हो जाएंगी। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे इसकी जो कॉम्पोजिशन है ए की वाई ए हो सकती है और यहाँ पे वाई बी हो सकती है। तो अगर कोई तुमसे बोले कि यार वेपर फेस में कॉम्पोजिशन बताओ, तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए? उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा कि पी ए इज इक्वल टू पी टी वाई ए। पी ए ये वाला, पी टी ये वाला, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? वाई ए, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन वेपर फेस, और पी बी इक्वल्स टू पी टी वाई बी। तो अगर आपको वेपर फेज में कॉम्पोजिशन निकालने को बोले तो आप लोग ये फॉर्मूला निकालेंगे, और अगर कोई आपसे लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन निकालने को बोले तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास देखो क्या क्या पूछ सकता है, वो आपसे 5 बातें निकलवा सकता है न्यूमेरिकल के अंदर, है ना। तो आपको सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। मेरे पास क्या है? पी ए है, पी बी है, पी टी है, पी नॉट ए है, पी नॉट बी है, एक्स ए है, एक्स बी है, वाई ए है, वाई बी है। अब न्यूमेरिकल में इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सारे मतलब पता होने चाहिए ताकि तुमको ये समझ में आए फॉर्मूला लगाना कौन सा है। अगर मैं पी ए बोलूँ तो वो तुमसे क्या पूछ रहा है? प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन मिक्सचर। एक पी बी पूछ रहा है प्रेशर ऑफ सल्यूट इन मिक्सचर। पीटी क्या पूछ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ योर मिक्सचर या सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या पूछ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीबी क्या पूछ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट। एक्स एक्स पी क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज। और यहां पे क्या पूछ रहा है? कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। तो जैसे ही तुम्हें न्यूमेरिकल दिखा, तुमने देखा लिक्विड इन लिक्विड का है, ठीक है, तो तुम्हें पता है रॉल्ट लॉ लगेगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो तुम्हें देखना पूछ क्या रहा है। वेपर प्रेशर किसका पूछ रहा है? आपके सॉल्वेंट का पूछ रहा है, सोल्यूशन का पूछ रहा है, मिक्सचर का पूछ रहा है, मिक्सचर में सोल्यूट का पूछ रहा है, मिक्सचर में सॉल्वेंट का पूछ रहा है, कॉम्पोजिशन पूछ रहा है। जो भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इन 5 में से फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्या आपको क्लियर है बात? तो बच्चों, हमने लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए ये तो समझ लिया कि रॉल्ट लॉ हम यूज करते हैं प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए आपके मिक्सचर के टोटल प्रेशर को। लेकिन अगर मैं विजुअली भी बात करूं कि मैं विजुअली देखना चाहूं कि कैसा ये दिखता होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लिक्विड है क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, और एक है क्लोरोफॉर्म, तो डाइक्लोरोमीथेन का एक कुछ अपना इंडिविजुअल प्रेशर है जिसको आप बोल सकते हो पी नॉट ए, है ना। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट भी करना चाहूँ, है ना, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो यहाँ पे इसका प्रेशर होगा वो पी नॉट ए होगा, जो यहाँ पे इसका प्रेशर होगा वो पी नॉट बी होगा, और यहाँ पे दोनों को जब आपने मिक्स कर दिया तो एक का प्रेशर पी ए है और यहाँ पे एक का प्रेशर पी बी है। तो अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रेशर पी नॉट ए था, ये मेरा प्रेशर पी नॉट बी है, और अगर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो एक का प्रेशर हुआ पी ए, एक का प्रेशर हुआ पी बी, और दोनों से मैंने कैलकुलेट किया टोटल प्रेशर जिसको आपने बोला
पीटी। इसी को तो आप रॉल्ट लॉ बोल देते हो, है ना। सो रॉल्ट लॉ क्या कहता है? रॉल्ट लॉ कहता है कि अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड का, तो जो वेपर प्रेशर है आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट का, पीए का जो प्रेशर है, जो इसकी सॉलिबिलिटी है एक्स से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो पी बी का प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी सॉलिबिलिटी काई बी के। तो ये आपकी रॉल्ट लॉ होती है, और इसी रॉल्ट लॉ से जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, आप पीटी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जहां से आपको ये समझ में आएगा कि अगर मैं रॉल्ट लॉ की बात करूं तो रॉल्ट लॉ किसकी बात करती है? दो लिक्विड सॉल्यूशंस की, और दो लिक्विड्स को जब आप मिक्स करके एक फाइनल मिक्सचर बना देते हो तो उसके प्रेशर को जो आप कैलकुलेट करते हो वो आप लोग रॉल्ट लॉ से कैलकुलेट करते हो। और यहां से ही आपकी कहानी आती है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो मेनली रॉल्ट लॉ को हम प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का। इससे पहले मैं आपको आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिटेल में थ्योरी बताऊं, ये सेक्शन देखो ताकि आपको समझ में आए कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन बनते क्यों हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपको आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन की डिटेल में थ्योरी लिखने से पहले ये देखने में समझाऊं कि व्हाट आर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशंस, हम उनको नाम ही ये क्यों दे रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो रॉल्ट लॉ ने बेटा आपको बोला कि अगर आप दो लिक्विड्स को डिसॉल्व कर रहे हो तो आपका एक सर्टेन प्रेशर मिक्सचर का आना चाहिए। अगर वही प्रेशर आपको दो लिक्विड्स को डिसॉल्व करके आ रहा है तो आप उसे बोलोगे कि एक आइडियल सोल्यूशन है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो उनको आप बोलोगे नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अच्छा, ये प्रेशर कम या ज्यादा मैम क्यों हो रहा है ना मैम? प्रेशर तो नहीं आना चाहिए जितना रॉल्ट लॉ ने बोला, उससे कम या ज्यादा क्यों आ रहा है? तो कम या ज्यादा आने की जो मेन रीजंस है बेटा वो है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपका सल्यूट है और जो आपका सॉल्वेंट है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या पहले जितनी स्ट्रांग थी अभी भी उतनी स्ट्रांग है? अगर ऐसा होगा तो वो एक आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी पहले स्ट्रांग थी उससे ज्यादा या उससे कम स्ट्रांग फाइनल वाले सोल्यूशन में बन रही है, तो उस केस में आप देखोगे कि आपका प्रेशर जितना आपकी रॉल्ट लॉ बताती है उतना नहीं आएगा, और उसी को आप बोलोगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। आओ, अगर मैं आइडियल सोल्यूशन की बात करूं तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल दो लिक्विड्स को मिक्स करा, या मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं तो मैंने सल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, और सल्यूट सॉल्वेंट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो नॉर्मल ओरिजिनली जो सल्यूट और सॉल्वेंट की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन थी उसके बराबर है, मतलब अगर मैं दोनों को मिक्स कर रही हूं तो दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले थी और बाद में थी, अगर वो सेम रहती है तो आप उसे आइडियल सोल्यूशन कहते हो। लेकिन अगर मैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करूं तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पहले थी, फॉर एग्जांपल सल्यूट सॉल्वेंट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले थी और जो बाद में बनी है, उसमें से हो सकता है सल्यूट सॉल्वेंट अब ज्यादा स्ट्रांग बन जाए या हो सकता है कम स्ट्रांग बन जाए। तो अगर ज्यादा बन गया या कम बन गया, दोनों ही केस में आपका होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। ज्यादा बन जाता है तो आप उसे बोलते हो पॉजिटिव डेविएशन, और कम बन जाता है, नहीं ज्यादा बन जाता है तो आप उसे बोलते हो नेगेटिव डेविएशन, और जो कम होता है उसको आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम लोग एक बार डिटेल में थ्योरी में समझते हैं, लेकिन आपको एक रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए। तो सारा जो जड़ है आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का वो है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि क्या मेरे दो लिक्विड का मिक्सचर रॉल्ट लॉ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो आपने देख लिया कि आइडियल सोल्यूशन बने क्यों और नॉन आइडियल सोल्यूशन बने क्यों। तो सिंपल बात है, आइडियल सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है जो रॉल्ट लॉ को हमेशा फॉलो कर रहे हैं। अब रॉल्ट लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि रॉल्ट लॉ ने बोला कि मेरे पास जो मिक्सचर है उसका जो प्रेशर है वो पीटी है, ठीक है, उसने फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिया कि पीटी है। अब आपने मिक्सचर को ऑब्जर्व किया, अब अगर आपने ऑब्जर्व्ड प्रेशर देखा पीटी के बराबर ही है, इक्वल है, तो क्या होगा? वो एक आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अगर पीटी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है ना, तो क्या बनेगा बेटा? नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या होगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन। उस केस में क्या बन जाएगा? ये आपका एक नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्लियर है? तो अगर मैं आइडियल सोल्यूशन की बात करूं तो ये रॉल्ट लॉ को हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो करता है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है, और इसके लिए इंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मतलब आप जब दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो तो ना तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ना तो वो हीट रिलीज करेगा, ना तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी ना तो उसकी वॉल्यूम घटेगी। अब ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो उनको आप आइडियल सोल्यूशंस कह सकते हो।
सिमिलर लुकिंग सॉल्यूशंस आपके आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। लेकिन वहीं अगर ऐसा नहीं हो तो वो क्या होंगे, तो होंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होगा भाई, पीटी आपने बोला था कि यार मिक्सचर का प्रेशर है, अब पीटी से ज़्यादा प्रेशर भी आ सकता है और पीटी से लेस प्रेशर भी आ सकता है ना। सेम आया तो आइडियल ही है, लेकिन सेम नहीं आए तो ही तो नॉन आइडियल है। अब अगर ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, और अगर बेटा कम आता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है ये आपने देखा, इसका रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और कम स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। अभी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो टूटेंगी ही नहीं, टूटेंगी नहीं तो प्रेशर घट जाएगा, कम स्ट्रॉन्ग हुई तो टूट जाएंगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर सेम स्ट्रेंथ की है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यही हमने पढ़ा था। तो यही रीजन था आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन बनने का। तो अगर मैं पॉजिटिव डिविएशन की बात करूँ तो सिंपल पहली बात, वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसका, ये तो हमने समझाई। अब क्यों ज़्यादा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक हुई तो टूटेंगी तो प्रेशर बढ़ा देंगी, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है। और अगर कोई भी वीक चीज़ है तो उसे बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और देनी पड़ती है तो मतलब इंथैल्पी चेंज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को ही आपको हीट देना पड़ेगा, वीक चीज़ बन रही है अगर कुछ, और क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है तो वॉल्यूम चेंज भी ग्रेटर देन जीरो। तो पॉजिटिव चीज़ में सब ज़्यादा है, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। याद रखोगे इस बात को। नेगेटिव में सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी वीक होती है, इंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन जीरो, वॉल्यूम चेंज भी ग्रेटर देन जीरो होता है, किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। वहीं अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका भी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वेपर प्रेशर इसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है इसीलिए नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो उसे बनाने में हीट देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो हीट रिलीज करेगा, यानी कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। सिमिलरली वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा तो ये भी नेगेटिव है। तो याद भी रख सकते हो, सब कुछ कम है ना, वेपर प्रेशर भी कम है, इंथैल्पी भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, बस क्या ज़्यादा है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगभग स्ट्रॉन्गर निकल कर आएगा। आई होप सो आपको क्लियर है। तो जनरली यहाँ पे आपके एल्कोहल्स, एसिड्स, अमाइंस क्या बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन, है ना। जनरली अगर मैं बोलूँ CCl4 है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो आपका फॉर एग्जाम्पल C6H6 है। तो ये जो चीज़ें हैं जो आप, और मैं सिंपल भी बोलूँ तो जब भी आप एक पोलर को नॉन पोलर में मिक्स करोगे तो वो हमेशा क्या बनाएगा, आपका एक पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे। और इसी से रिलेटेड आखिरी कंसेप्ट आ जाता है एजियोट्रॉप्स का। तो अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो, है ना, बाइनरी मिक्सचर मतलब दो लिक्विड्स को आप मिक्स कर रहे हो, और अगर उनकी सेम कॉम्पोजिशन आ जाए वेपर और लिक्विड फेस में, मतलब y1 y2 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू x1 x2, अगर ऐसा आ जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं एजियोट्रोप। और अच्छे से समझना, और इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स है जिनका वेपर फेस और लिक्विड फेस में सेम कॉम्पोजिशन होता है। तो ये एक ही टेम्परेचर पर जो है दे बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए आप इनको बॉयल ऑफ नहीं कर पाते, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिक्विड ए लिया और एक लिक्विड बी लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री था, इसका 100 डिग्री था। तो अब जो मिक्सचर है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 से 100 के बीच में ही होना चाहिए ना, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट 80 था, बी का 100 था, तो जो मिक्सचर है उसका 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे या तो दो केस होते हैं, या तो बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा हो जाता है, या तो बॉइलिंग पॉइंट इससे कम हो जाता है। अब इसके भी रीज़न है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन, अभी पढ़ के आए आप लोग। और ये क्या है, आपका एक पॉजिटिव डेविएशन। तो मतलब कि
मेरे पास दो टाइप के एजियोट्रॉप बन सकते हैं। पहला जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरे पास एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन वाले जो केसेस हैं वो बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा मतलब ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, और यानी कि ये नेगेटिव डेविएशन होगा। तो जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले हैं वो बनाएंगे आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर लिक्विड एंड लिक्विड का क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, उसके लिए आपको पांचों फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। पांचों फॉर्मूले में क्या क्या टर्म्स है मैंने आपको समझा दी वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंशिएट करना। आइडियल सोल्यूशन रॉल्ड लॉ को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल नहीं करेगा। नॉन आइडियल क्या है, दो टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दोनों का डिफरेंशिएशन फिर से आ सकता है, चाहे वेपर प्रेशर हो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो बाइनरी मिक्सचर जिनका लिक्विड फेस और वेपर फेस में सेम कॉम्पोजिशन हो, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग का बॉइलिंग पॉइंट कम, मैक्सिमम का ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सारे बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नेगेटिव डेविएशन वाले बनाएंगे सारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो आपको यहाँ से सेकेंड पार्ट ऑफ द सेक्शन जो आपका लेक्चर है वो भी क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई लिक्विड एंड लिक्विड का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको रॉड लॉ से लगाना है। तो बढ़ते हैं इसके बाद आखिरी पार्ट की तरफ जो सबसे अहम है इस चैप्टर का, विच इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा आप लोग अप्लाई करते हो किसके लिए, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो जब भी आपका कोई न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर से बनता है, जैसे कि हमने देखा शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, यूरिया इन वाटर, कोई भी सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो तो जो प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, पहली बात ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सारी प्रॉपर्टीज है जो केवल एक चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और किसी चीज पर ये आपकी डिपेंड नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, किसी पे डिपेंड नहीं करती, नंबर पे डिपेंड करती है। और हमारे सिलेबस में चार टाइप की है। ठीक है, सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले मैं आपको पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूं, आप ये देखिए और समझिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता कैसे है। तो बच्चों इससे पहले हम पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझे, उससे पहले एक बार विजुअली इसको देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है और क्यों हमने इस फॉर्मूले को डिराइव करा। बहुत ही सिंपल बात है, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, और सॉलिड्स आपके क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नॉन वोलेटाइल का मतलब वो वेपर फेज में नहीं जाते, और अगर वो वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रेशर को कम ही करेंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल दो टाइप के सॉल्यूशंस देखूं, यहाँ पे मेरा वाटर है, दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे मैंने सॉलिड को नहीं डाला, और अगर मैं इसके प्रेशर को देखूं तो आप देखोगे प्रेशर इसका ज्यादा है। लेकिन अगर वहीं पे मैंने इसमें सॉलिड को डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन है ना, शुगर को डाल दिया, तो आप देखोगे शुगर क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल, और अगर शुगर नॉन वोलेटाइल बेटा है तो ये डेफिनेटली वेपर फेज में नहीं जाएंगे, और अगर ये वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो रिजल्टेंट प्रेशर को ये डिक्रीज करेंगे। तो आप देखोगे प्रेशर यहाँ पे आपका क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यहां से आप ये बोल सकते हो, यहां से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब भी आपके पास अगर एक लिक्विड सॉल्यूशन है और इसमें आपने एक सॉलिड को डाला है ना, और इसमें अब आपका एक सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर बना, तो यहाँ पे जो प्रेशर था, यहाँ पे जो प्रेशर था, और अब जो यहाँ पे प्रेशर है PA, यहाँ पे आप देखोगे प्रेशर हमेशा डिक्रीज ही होता है ना, प्रेशर हमेशा यहाँ पे डिक्रीज ही होता है, और इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि P0A से PA कितना हुआ, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर मैं इसे रिलेटिव बात करूं तो रिलेटिव के लिए इसको आप ओरिजिनल टर्म से डिवाइड करोगे, तो आप P0A से डिवाइड करोगे, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये बराबर होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। तो P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्यूशन, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सल्यूट।
ठीक है, तो सिंपल बात। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, और अगर वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं तो वो वेपर फेज में नहीं जाएंगे, और अगर वो वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो वो प्रेशर को डेफिनेटली डिक्रीज करेंगे। इसीलिए आपकी पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें कहते हैं कि जब भी आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डालते हो तो वेपर प्रेशर आपका हमेशा डिक्रीज होता है, और इसी को आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हो। ठीक है, तो आइए इसके फॉर्मूले को एक बार ढंग से लिखते हैं। तो आपने देखा कि जब भी एक सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं वेपर प्रेशर आपका हमेशा डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो अगर मेरे पास एक लिक्विड ए था और इसमें मैंने बी आपका सॉल्यूट डाला तो आपका ये मिक्सचर हुआ ए प्लस बी का, और अगर यहाँ पे प्रेशर आपका प्योर ए का प्रेशर था पी नॉट ए, लेकिन यहाँ मिक्सचर है तो यहाँ प्रेशर हुआ पी ए, लेकिन यहाँ से यहाँ आप देख रहे हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर जाने वाले भी कम हुए। क्यों? क्योंकि आपने इसमें सॉलिड को ऐड किया, और सॉलिड क्या होते हैं बेटा आपके नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ। चलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला भी डिराइव करके देखते हैं। देखो रॉल्ट लॉ से डिराइव कर सकते हैं। रॉल्ट लॉ कहता है कि किसी भी मिक्सचर का प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर है, तो मैं बोलूंगी पी नॉट ए एक्स से और पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है। अब बी यहाँ पे क्या है? सॉलिड है, और सॉलिड का तो कोई प्रेशर होता नहीं, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो यानी कि पी टी किसके बराबर हुआ? पी नॉट ए एक्स ए के। अच्छा एक्स ए को मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स ए को मैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकती हूँ, तो किसके बराबर होगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी के। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन सकता है कि पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी टी, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी टी, और पी टी क्या है? पी ही तो है फाइनल प्रेशर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। तो यहाँ से एक्स बी किसके बराबर होगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए, और बेटा इसी टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जब भी एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आप एक प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ से आपको एक पहला फॉर्मूला क्लियर है विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। अच्छा एक्स बी आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लगती है, माने सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखूँ तो सॉल्यूट को मैं जीरो कर सकती हूँ। तो यहाँ से आपको रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला आएगा पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। ठीक है, और यहीं से आप इसे बोल सकते हो कि पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी, और अगर आप इसे सॉल्व करो दैट इज आपका क्या हो जाएगा? दैट इज एम ए बाई डब्ल्यू ए, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व कर लूँ। तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जहाँ पे पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ जस्ट प्योर सॉल्वेंट। पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ योर सोल्यूशन। एन बी क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और एन ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? डन है? तो यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा के भी बेटा वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर वो आपसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करे तो आप हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी बाय एन ए। लेकिन कभी कभी बोलेगा केवल लोअरिंग बता दो कि यार वेपर प्रेशर लोअर कितना हुआ, तो लोअरिंग कितनी है? केवल पी नॉट ए माइनस पी ए के बराबर है, तो मतलब आप पी नॉट ए को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो लोअरिंग आ जाएगा। और अगर वो बोले कि यार बस वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर बता दो, तो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर किसके बराबर है? पी ए के बराबर है। तो यानी कि आप पी नॉट ए को उधर ले जाओगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एन बी बाय एन ए हो जाएगा, और यहाँ से अगर आपने पी नॉट ए को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 माइनस एन बी बाय एन ए। तो कभी कभी ना डायरेक्टली न्यूमेरिकल अगर आ गया तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे डायरेक्टली वेपर प्रेशर पूछ रहा है केवल तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, अगर लोअरिंग पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो, और रिलेटिव लोअरिंग पूछ रहा है तो यही फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कभी कभी मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो अगेन आपको पूरे फॉर्मूले में बाकी सारी वैल्यूज को पुट करना है और इसको निकाल देना है। तो आपको फॉर्मूला तो यही है, बट इससे आप अलग अलग चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक है,
डन है सभी लोगों को? ओके चलिए आइए, अब इससे पहले कि आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझो, इसको जरूर देख लो ताकि आपके लिए कंसेप्ट और सिंप्लीफाई हो जाए। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी समझ गए, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी लिखने से पहले आइए इसको भी विजुअली समझते हैं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन उससे पहले समझो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी आपके पास लिक्विड है उसका जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन या लिक्विड मिक्सचर, जो भी आप लेके चल रहे हो। अगर मैं बाय डिफॉल्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm मानूं तो जब भी एक लिक्विड का प्रेशर 1 atm को टच कर जाएगा तो वो बॉइल ऑफ करेगा और वो उसका क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको ये शुरू करूं रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको ये पता है कि अगर प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे एक सोल्यूशन है ना, तो प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, और आपके सोल्यूशन में सॉलिड सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कम होगा। पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था कि यार सॉलिड सोल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो अगर मेरा इसका प्रेशर फॉर एग्जांपल 0.8 atm है तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, 0.6 atm, इससे तो कम ही होगा ना। तो अगर मैं इसके प्रेशर को 1 atm लेके जाऊं और इसके प्रेशर को 1 atm लेके जाऊं तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर जल्दी पहुंचेगा क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है ना, इसका प्रेशर कम है, तो इसको ऊपर पहुंचने में टाइम लगेगा, इसको पहुंचने में कम टाइम लगेगा। तो एक कम टेम्परेचर में बॉयल होगा, ये ज्यादा टेम्परेचर में बॉयल हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये 100 डिग्री पे बॉयल कर जाए और हो सकता है ये 110 डिग्री पे बॉईल करे क्योंकि इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रेशर कम है, और प्रेशर कम होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आओ इसको एक बार देख भी लेते हैं। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है और मेरे पास एक सोल्यूशन है, तो मैं दोनों को अगर बॉईल कर रही हूं तो ये फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, देखते हैं कब ये बॉईल ऑफ होता है। तो अगर मैं नॉर्मल पानी को देखूं तो पानी आपका 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, तो जैसे ही ये 100 डिग्री के नियर बाय पहुंचेगा इसका जो प्रेशर है वो 1 atm हो जाएगा, और जैसे ही ये 100 डिग्री पे पहुंचेगा, बेटा दोनों ही बराबर चल रहे हैं तो ये 100 डिग्री हो गया, बॉईल हो गया, तो मतलब इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री। लेकिन ये 100 डिग्री पे बॉईल नहीं हुआ, ये आपका 115 डिग्री पे बॉईल हुआ है ना, देखा आपने। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री और यहाँ पे 115 डिग्री, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा बेटा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसी को क्या बोला गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप डेल्टा टीबी से शो करते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं बोलूं आप लोग को ऐसा क्यों हुआ, तो पहली फिनोमेना तो मैंने आपको बोल दी कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो क्योंकि इसका वेपर प्रेशर लेस था, है ना, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आया। पहली बात तो यही आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट है तो इसे टी नॉट भी बोलते हैं, ये आपके सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है तो इसे टी भी बोलते हैं, और जो दोनों का गैप है उसे डेल्टा टी भी बोलते हैं। तो बताओ कितना गैप है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, कितना एलिवेशन हुआ है। अगर मैं डेल्टा टीबी की बात करूं तो मैम 115 हो गया है 100 से, यानी कि 15 डिग्री का एलिवेशन हुआ है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया है। यानी कि आप ये बोलोगे कि आप टीबी में से टी नॉट बी को माइनस करोगे तो आपको डेल्टा टीबी मिलेगा, और इसी को बेटा क्या बोलते हो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सिंपली आप ये बोलते हो कि जब भी आप एक सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो मैम क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो इसीलिए मैम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसी को डेल्टा टीबी कह देते हैं। समझ में आ गया, इसी को आप एलिवेशन बोलते हो। आप देख भी रहे हो ये 100 डिग्री पे बॉइल हुआ, ये 115 पे हुआ, कितना डिफरेंस आया, उसी को डेल्टा टीबी बोले। डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि तुमने सॉलिड डाला। सॉलिड को डालने से क्यों ही डिफरेंस आया, क्योंकि सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड को डाला, वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घट गया तो भाई इसको तुम्हें और हीट करना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा ही आएगा। इसी को क्या बोलते हो, डेल्टा टीबी, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आइए अब इसके फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं ताकि यहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। में डालते हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और इसका रीजन क्या है, तो इसका सिंपल रीजन हमने बोला कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। और अगर मैम हम ये बोलें कि आपने एक सॉलिड को लिक्विड में डाला तो हमेशा आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है क्योंकि एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो, और इसीलिए आपका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ उसको आप ग्राफिकली भी शो कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज द टेम्परेचर
जब मेरा जो भी सोल्यूशन है उसका प्रेशर 1 atm हो जाए। तो अगर मैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना रही हूँ तो आप जब एक सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की बात करो तो सॉल्वेंट का प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और जहाँ पर इसने इसको बाइसेक्ट करा है ना, ये टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का है तो आप इसे T0B बोल दो। अब आपने अगर इसमें सॉलिड डाल दिया है ना, तो जब आप इसमें सॉलिड डाल दोगे तो इसका वेपर प्रेशर कुछ घट जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अब ये इतना आ गया, लेकिन ये भी बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और अब इसका जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ वो यहाँ पे आया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसको आप T0TB बोल दोगे। तो आप देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, और कितना बड़ा, इसी को तो डेल्टा टीबी बोला गया, यानी कि बड़ा वैल्यू ये छोटा वैल्यू। तो दैट इज, अगर ये मैं बोलूँ ये आपके सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये सोल्यूशन का ग्राफ है, तो आप ग्राफ से भी बोल सकते हो कि डेल्टा टीबी आपका बढ़ जाएगा क्योंकि वेपर प्रेशर आपका घट जाएगा। तो डेल्टा टीबी यहाँ से क्या है, T0B माइनस टीबी है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि TB माइनस T0B इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और जब ये सिंबल हटता है तो ये होता है KB एक कांस्टेंट के बराबर, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, TB माइनस T0B इज KB, और मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है WB बाई MB इंटू में 1000 अपॉन में WA। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है कि ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, आपके सोल्यूशन का, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, आपके सॉल्वेंट का। इसको बोलते हैं बेटा एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि केवल और केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ना। और ये तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ही है, WB बाई MB इंटू 1000 बाय WA। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया। तो फ्रीजिंग पॉइंट जरूर देख लो, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट इसका टोटली उल्टा हो जाता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट समझ गए तो फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी आसान है। अब तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आप सभी ने बर्फ जमाई है, तो जब पानी में बर्फ जम जाए तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे। यानी कि अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स में बोलूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब आपका लिक्विड बस बर्फ बनना स्टार्ट हुआ, मतलब मैं बोलूँ जब लिक्विड सॉलिड बनना बस स्टार्ट हुआ, यानी कि उस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट आपके इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हो, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या नाता है, किससे पहले फॉर्मूला समझे, इससे पहले नाता समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे मैंने बोला भाई बॉइलिंग पॉइंट के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर सॉलिड को लिक्विड में डाला तो वेपर प्रेशर घटा, तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट भी घटा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक लिक्विड ले रही हूँ और मैं एक लिक्विड और सॉलिड का सोल्यूशन ले रही हूँ, दोनों को मैं फ्रिज में रख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कब ये फ्रीज होगा, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का टेम्परेचर साथ साथ घट रहा है। आपको पता है पानी कितने पे फ्रीज करता है, पानी फ्रीज करता है 0 डिग्री पे, तो देखो 0 डिग्री पे इसकी बर्फ बन गई है। लेकिन अगर मैं सॉलिड सोल्यूशन की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें नमक डाल दिया, तो नमक आपका वाला जो है वो -15 डिग्री पे फ्रीज हुआ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, 0 से नीचे चला गया है। इसी को क्या बोलोगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये है T0F, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके सोल्यूशन का है विच इज TF। तो अगर मैं बोलूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से डिक्रीज हुआ है, और इसी को क्या बोलते हो, डेल्टा TF। अब कितना डिक्रीज हुआ, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैम 0 डिग्री था, अब 0 से मैम कितना चला गया, -15 चला गया है। तो मतलब कि टोटल कितना डिक्रीज हुआ, 15 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज हुआ है, प्लस में हुआ है डिक्रीज, क्योंकि भाई डिफरेंस तो प्लस में ही आएगा ना। कितना डिफरेंस हुआ, 0 था -15 हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ, आपका 15 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला। और अगर मैं फॉर्मूला से बोलूँ तो बड़ा वैल्यू क्या है, T0F है, तो T0F माइनस TF आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों हुआ ये, क्योंकि जब आप एक सॉलिड को लिक्विड में बेटा डालते हो तो क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ से आपको ये फॉर्मूला जरूर समझ में आएगा। आप ये कंफ्यूज नहीं होगे कि T0 में से TF को माइनस करना है, TF में से T0 को। ऑब्वियसली बड़े से छोटे को माइनस करोगे, और बड़ा क्या है, प्योर वाला, और छोटा क्या है, आपका सोल्यूशन। तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, वो आपको डेल्टा TF का वैल्यू दे देगा। आओ इसके फॉर्मूले को भी पूरी तरीके से एक बार लिख लेते। तो आपने समझा कि वेपर प्रेशर से ही फ्रीजिंग पॉइंट भी इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि मैम वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट,
तो अगर मैम वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा सॉलिड लिक्विड डालने से तो वेपर फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ये बात क्लियर है। और अगर मैं इसको भी ग्राफिकली बनाना चाहूँ तो इसको भी आप ग्राफिकली भी समझ सकते हो कि अगर मैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ग्राफ है, अगेन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, और मैंने बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों सेम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफिकली बोलूं कि ये मेरा आपका सॉलिड है और ये यहाँ से आपका सॉलिडिफाई हुआ, है ना, लिक्विड और सॉलिड का जो आपका प्योर सॉल्वेंट था, एक सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में, एक सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में। अब क्योंकि ये इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना, इस टेम्परेचर पे ये दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ माई सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्वेंट का ग्राफ है ना। लेकिन अब अगर आप इसमें सॉलिड को डाल दो, है ना, तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो अब ये यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, यहाँ पे जाके ये फ्रीज हुआ, है ना, यहाँ पे जाके ये फ्रीज हुआ, तो ये मेरा क्या होगा, TF। और ये कितना डिक्रीज हुआ, वही है डेल्टा TF। तो अगर ये सॉल्वेंट था और ये सोल्यूशन था, अब आपने देखा क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। और कितना डिक्रीज हुआ बेटा, बड़े में से छोटा, यानी कि T0F माइनस TF, इतना ये आपका डिक्रीज हुआ। दैट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा TF। तो यहाँ से आप डेल्टा TF को क्या बोल सकते हो, है ना, तो डेल्टा TF इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। यहाँ से भी कांस्टेंट आता है विच इज KF m। तो फॉर्मूला क्या होगा, T0F माइनस TF इज इक्वल टू KF मोलालिटी WB बाय MB इंटू में 1000 और अपॉन में WA। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, जहाँ पे T0F सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, TF सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, KF इज योर कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। अगेन ये आपका केवल सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा, और WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA आपका मोलालिटी का फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को बात, आई होप सो। देखो फॉर्मूला ही क्लियर होना चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, आपको बस सारी टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है तो रीजनिंग भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्यों ये हुआ। उसके लिए मैंने आपको ग्राफिकली भी दिखा दिया और मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि ऐसा होगा, जब आप एक्सपेरिमेंट भी करके देखोगे तो ऐसा ही आप पाओगे। अगर आप जैसे होता है ना कि हिली एरियाज में आप बोलते हो कि बर्फ, मतलब जब आपकी गाड़ियों पे बर्फ जम जाती है तो आप उस पर क्या डाल देते हो, आप उस पर नमक डाल देते हो ताकि वो पिघल जाए, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जैसे ही नमक डलता है तो थोड़ा और कम हो जाता है। तो अब वो 0 डिग्री पे अगर बर्फ जम रही थी तो अब -2 पे जमेगी, -2 जब तक नहीं है तब तक बर्फ पिघल जाएगी, तो आप उसको क्लीन करने के लिए नमक को डाल देते हो। तो दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जरा देख लेते हैं और उसके बाद आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं विच इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अगर हम यहाँ तक समझ गए तो आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो तो इससे भी आसान है, और वो है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, उसमें सॉल्वेंट मूव करता है ना। अगर आप एक लिक्विड सोल्यूशन ले रहे हो या फिर और एक साथ में प्योर सॉल्वेंट ले रहे हो और दोनों के बीच में एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, तो मूवमेंट करता है सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर मेरे पास ये सोल्यूशन था, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसके नीचे लगा दिया है और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑस्मोसिस का फिनोमेना होगा। अब पानी का लेवल आप देख रहे हो कि इस थ्रस्टल में आपका बढ़े जा रहा है, यानी कि इसके अंदर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है, इसको बढ़ते हुए आप देख सकते हो, आपको समझ में भी आ रहा हो कि मूवमेंट हो रहा है इस सोल्यूशन के अंदर। और अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो ऑब्वियसली जो ये अंदर सोल्यूशन था, सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट की मात्रा क्या थी, आपकी यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा थी, और सल्यूट की मात्रा अगर मैं बोलूँ तो बाहर आपकी लो सल्यूट है और अंदर आपका हाई सल्यूट है, क्योंकि अंदर आपका सोल्यूशन था और बाहर केवल सॉल्वेंट था। और लो सल्यूट है तो मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन थी और यहाँ पे आपकी हाई कॉन्सेंट्रेशन थी। अब मूव कौन करा, आपका सॉल्वेंट मूव करा, ये इसके अंदर जाके बैठ गया, तभी तो पानी आपका बढ़ा। यानी कि सॉल्वेंट ने मूवमेंट करी लो टू हाई, सॉल्वेंट आपका मूव करा, ठीक है, सॉल्वेंट आपका मूव करा लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन पे,
और इसी को आप क्या बोल देते हो, इसी को आप क्या बोलते हो, ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हो, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जिसमें आपका क्या मूव करता है, आपका सॉल्वेंट मूव कर रहा है लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, और इस प्रोसेस को है ना, ऑस्मोसिस को अगर स्टॉप करना है ना, इसको अगर स्टॉप करना है तो यहाँ पर जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो, है ना, किस साइड लगा दोगे आप, सोल्यूशन में और प्रेशर लगाओगे, है ना, सोल्यूशन की साइड पे, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा, और ऑस्मोसिस क्या है, सिंपली सॉल्वेंट का मूवमेंट है सोल्यूशन की तरफ। सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसी को बोल देते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन इसे रोकने के लिए जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो, किस साइड, आपके सोल्यूशन की साइड, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब अगेन आप बोल सकते हो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन आपकी हो रही है, ठीक है, ऑफ सेम सोल्यूट व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो लो से हाई कंसंट्रेशन, बस ये याद रखिएगा, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन आपकी मूवमेंट है, यानी कि डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आपकी मूवमेंट है। अब इसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप पाई से शो करते हो, और पाई होता है बराबर कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इंटू आर इंटू टी, है ना। अभी आर इज माई गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होगा 0.821, ठीक है, 0.0821 एटीएम में अगर आप प्रेशर निकाल रहे हो, और 0.083 अगर आप किस में निकाल रहे हो, बार में प्रेशर को निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस भी से जुड़ा हुआ है, एक बार इसको देखो ताकि आपको रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझ में आ जाए। तो आपने देखा रिवर्स ऑस्मोसिस ऑब्वियसली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से ही निकली हुई एक चीज है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और यूज है जो कि एनसीईआरटी में पूछ लेता है कि सबसे पहली बात, ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास फॉर प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। देखो, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बताती है, तो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं पूछेगा, क्योंकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हो वो आप रूम टेम्परेचर पर ही कैलकुलेट करते हो। तो सबसे सूटेबल प्रॉपर्टी हो जाती है ये, जिससे मैं मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकती हूँ, इसीलिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज कर रहे होते हो, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने आपको बता ही दिया कि वो एकदम उल्टा है। अब इससे पहले कि आखिरी टॉपिक आप समझो, आप एक बार जरूर देखो कि ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो आपको सबसे ज्यादा ट्रबल करता है, ये होता क्यों है और कैसे आता है। तो बच्चों, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, लेकिन वो जानने से पहले आप एक नाम सुनते हो, वेन डॉर्फ फैक्टर, और उसकी जरूरत क्यों होती है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, अभी तक हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें सब में हमने देखा कि आप एक सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो, है ना। अब लेकिन हमने ये कंसिडर नहीं करा कि जिस सॉलिड को हम लिक्विड में डाल रहे हैं उसका नेचर क्या है ना। अब ये तो ऐसा हो सकता है ना कि सॉलिड एक आयनिक सॉलिड हो या कोवेलेंट सॉलिड हो। अब अगर वो आयनिक सॉलिड है तो टूट जाएगा तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। अगर वो टूट गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और अगर बाय चांस वो जुड़ गया, एसोसिएट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यूज करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो कहीं ना कहीं आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका फॉर्मूला ही गलत है, आपके फॉर्मूले में
नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, लेकिन आपका ओरिजिनल जब आपने सोल्यूशन देखा तो आपने उसमें नंबर ऑफ मोल्स देखे ज़्यादा हो गए डिसोसिएशन से, तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी तो चेंज होगा, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी तो चेंज होगा। तो ये जो चेंज मॉलिक्यूलर मास आप देखते हो, है ना, आपके सल्यूट का जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो आपने नंबर ऑफ मोल्स डाले लेकिन वो मॉलिक्यूलर मास नहीं थे, नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे, तो मॉलिक्यूलर मास जो आपका चेंज हुआ उसी को आप क्या बोलते हो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक बार इसे समझो कि ये क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने NaCl डाला, है ना, अब मैंने NaCl का 1 मोल डाला, तो मैंने यार फॉर्मूला जो लगाया फॉर एग्जांपल डेल्टा TB का ले लो या किसी का भी ले लो जिसमें n का वैल्यू मैंने 1 पुट किया, तो मेरे हिसाब से तो n 1 था, लेकिन जब मैं सॉल्ट को, है ना, जब मैं सॉल्ट को लिक्विड में डालूंगी तो सॉल्ट एक आयोनिक सॉलिड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अगर आप नमक को पानी में डालोगे और नंबर ऑफ मोल्स तुमने 1 काउंट किया, लेकिन अगर आप इसे क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखोगे ये टूट जाएगा। अगर आपने 1 नंबर ऑफ मोल डाला था तो ये अब ये 2 में डिवाइड हो चुका है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं। आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में अगर आपने 1 लिया था तो आपका आंसर क्या होगा, गलत आएगा। आपने अगर n1 लिया था तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि n एक्चुअल में क्या है, 2 है, n एक्चुअल में 1 नहीं है। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होता है, यही आपको करेक्ट करने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर को यूज किया जाता है। और डिफरेंस है तो दोनों ही प्रॉपर्टी के मॉलिक्यूलर मास भी अलग ही आएंगे, तो ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास आ रहे हैं इसी को आप क्या बोलते हो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी जगह एसिटिक एसिड डालूं, अब एसिटिक एसिड में टेंडेंसी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का। अब अगर तुमने 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डाल दिए फॉर एग्जांपल, है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर मैं बोलूं तो मैंने अगर 2 मोल डाले थे तो देखो 2-2 के पेयर बना लेंगे, तो अगर तुमने 2 मोल डाले तो अंदर जाके तो वो 1 बन गया ना, तुमने फॉर्मूले में लिया था 2 लेकिन अंदर जाके हो गया 1, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारे यहाँ पे क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंज्ड मॉलिक्यूलर मास है बच्चों, इसी को क्या बोलते हो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और इस एरर को, जो आप एरर देख रहे हो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी में जो एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स की वजह से आ रहा है। इस एरर को करेक्ट करने के लिए जो फैक्टर हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आपकी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला सही नहीं माना जाएगा। तो आइए वेंट हॉफ फैक्टर को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं और इसके कैसे हम लोग को फॉर्मूले में इसको डालना है ताकि मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला सही हो, इसको नोट डाउन कर लेते हैं ताकि इसके बाद इस चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए और आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो आपने देखा कि यार सिंपली बात है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही है ना, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने सॉलिड सॉल्यूट लिया, तो सॉलिड सॉल्यूट का 2 काम हो सकते हैं, डिसोसिएशन हो सकता है या एसोसिएशन हो सकता है। अगर उसका डिसोसिएशन हुआ तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे और अगर एसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ा या घटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसी को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए। नंबर ऑफ मोल्स क्यों चेंज हुए, क्योंकि सल्यूट का नेचर बदला है। सल्यूट अगर आपका डिसोसिएट या एसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, तो आपका मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होगा, राइट। सो मॉलिक्यूलर मास विच इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नोन एज योर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इसको करेक्ट करने के लिए जो फैक्टर हम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको आप आई से शो करते हो। इसके 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन सबसे कॉमनली यूज जो फॉर्मूला है वो है आपका, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी सॉलिड है, तो अगर आप इसका वेंट हॉफ फैक्टर निकालना चाहते हो तो आप इसको डिसोसिएट करवा रहे हो, तो पहला 1 पार्टिकल था, अब 2 पार्टिकल है, तो वेंट हॉफ फैक्टर कितना होगा, 2। अगर AlCl3 है तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है और 3Cl नेगेटिव है, तो 1 और 2 3 हुए 4, तो वेंट हॉफ फैक्टर होगा 4। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी सॉलिड लिया, ठीक है, आफ्टर में कितने पार्टिकल्स थे और बिफोर में कितने पार्टिकल्स थे, इनको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा वेंट हॉफ फैक्टर। अब देखो 2 पॉसिबिलिटी हैं, सॉलिड जो सॉल्यूट है वो या तो डिसोसिएट कर जाए या तो एसोसिएट कर जाए या तो उसमें कोई चेंज ना हो, विच इज़ योर केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर मैं बोलूँ तो आपका जो सॉलिड होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, दैट कुड बी कि वो इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो।
अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएट भी कर सकते हैं और एसोसिएट भी कर सकते हैं। अगर वो डिसोसिएट करेंगे तो हमेशा ज़्यादा में टूटेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 आएगा, और एसोसिएट करेंगे तो कम में टूटेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 आएगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा यहाँ पे 1 के बराबर आएगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपकी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले हैं बेटा वो तभी सही माने जाएंगे, है ना, जब आप उसमें वेंट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे। तो चाहे कोलिगेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, चाहे आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, चाहे आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, और चाहे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये आपके फाइनल फॉर्मूले रहेंगे। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। बाय चांस अगर आपका ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो टूटेगा ही नहीं तो आई का वैल्यू 1 रखेंगे, और अगर टूटेगा तो आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नहीं टूटेगा तो आई का वैल्यू अगेन आप सेम ही रख सकते हो। सो दैट इज द मेन समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर जो आप लोग को पढ़ना था, और आई होप सो इस वीडियो के बाद आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे जो भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को सबसे बेस्ट कौन सा टॉपिक लगा, और क्या आप चाहते हो कि मैं अगले चैप्टर को भी इसी तरीके से आपके लिए लेकर आऊं। तो मैं चाहूंगी जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप लोग को लगता है कि अभी तक का सबसे बेस्ट वन शॉट है जो आपने देखा तो मुझे वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ने वाली हूँ। ये सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है और मैं चाहती हूँ इस सेशन में मैं आपको अब तक का सबसे बेस्ट कंटेंट दूं, एंड आई वुड वांट कि जो अभी तक रिजल्ट रहे हैं उसको एक्सपोनेंशियली हम ग्रो करें। तो आई वुड वांट एवरीवन टू मेक श्योर कि आप इसका जरूर हिस्सा बने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चों कि क्या आप लोगों को ये बेहतरीन लगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं येलो हार्ट्स के साथ। और अगले चैप्टर के लिए अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही एक क्रिस्प वीडियो, इनोवेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं तो मुझे उसका भी कमेंट सेक्शन में आप डालकर जाएंगे। और एक चीज बच्चों मैं और आपको बता देती हूँ कि जो बच्चा यहाँ पे मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे साथ डिटेल में फुल सिलेबस क्लास 12 का पढ़ना चाहता है उसके लिए एक फ्रेश बैच भी है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मेरे साथ एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे स्कूल वाले सेक्शन में जा सकते हैं, क्लास 12 बोर्ड में जा सकते हैं, और जो आधार 2.0 वाला बैच है ये जैसे साइंस स्ट्रीम का है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस काफ़ी कम है और इसको आप थोड़ा सा और कम भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक और कोड है विच इज़ माई कोड Wi-Fi 13। तो आई थिंक 3500 में बेटा आपको ये पूरा साइंस का बैच मिल जाएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, पांचों बल्कि 6 के 6 सब्जेक्ट आप इस पूरी फीस में पढ़ सकते हो। पूरे साल का बैच रहने वाला है, तो आपको अगर तसल्ली में मेरे साथ पढ़ना है तो इसका ज़रूर हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितना अच्छा पढ़ाया है उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेट मी नो कि आप लोग तैयार हैं मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए, और कैसा लगा आपको ये वीडियो। आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए मेरे को इंतज़ार रहेगा। ऑल द बेस्ट।